नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम विजयनगर और बहमनी काल तथा पुर्तगालियों के आगमन पर चर्चा करेंगे। आज हम मध्यकालीन भारत, उसकी राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 3 है, भाग 3, जिसमें हम महमूद गवां के बारे में जानेंगे। महमूद गवां बहमनी साम्राज्य के हाथ में वारंगल के आने से दक्षिण भारत में शक्ति संतुलन बदल गया। बहमनी साम्राज्य का क्रमशः प्रसार हुआ तथा महमूद गावा के प्रधानमंत्रित्व में वह शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। महमूद गावा का आरंभिक जीवन अज्ञात है। वह जन्म से ईरानी और आरंभ से एक व्यापारी था। उसका सुल्तान से परिचय हुआ और जल्दी वह उसका प्रिय पात्र बन गया। उसे मलिक उल तुज़्ज़ार की उपाधि दी गई। जल्दी वह पेशवा प्रधानमंत्री बन गया। राज्य के मामलों में लगभग 20 वर्षों तक महमूद गावा छाया रहा। उसने पूरब में और अधिक कब्जा करके बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। विजयनगर के क्षेत्र में दूर कांची तक किए गए एक हमले ने बहमनी हथियारों की शक्ति को दर्शाया, लेकिन दाभोल और गोवा समेत पश्चिमी समुद्री तटों को रौंद देना महमूद गावा का प्रमुख सैन्य योगदान था। इन बंदरगाहों के हाथ से निकल जाने से विजयनगर को भारी धक्का लगा। गोवा और दाभोल पर बहमनी राज्य के नियंत्रण के कारण ईरान, इराक आदि के साथ उसका विदेशी व्यापार और बढ़ा। आंतरिक व्यापार और विनिर्माण में भी वृद्धि हुई। महमूद गावा ने साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं को भी स्थिर करने की कोशिश की। अहमद शाह प्रथम के समय से ही मालवा, जिस पर खलजी शासकों का राज्य था, गोंडवाना, बरार और कोंकण पर अधिकार पाने के लिए लड़ रहा था। इस संघर्ष में बहमनी सुल्तानों ने गुजरात के शासकों से सहायता मांगी थी, जो उन्हें मिली भी थी। काफ़ी कुछ टकराव के बाद तय हुआ कि गोंडवाना में स्थित खेड़ला मालवा को और बरार बहमनी सुल्तान को मिलेगा। काफ़ी कुछ टकराव के बाद तय हुआ कि गोंडवाना में स्थित खेड़ला मालवा को और बरार बहमनी सुल्तान को मिलेगा, लेकिन मालवा के शासक हमेशा बरार को हथियाने की ताक में लगे रहते थे। बरार को लेकर महमूद गावा को मालवा के महमूद खलजी के खिलाफ अनेक तीखी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। गुजरात के शासक से मिली सक्रिय सहायता के बल पर वह विजयी रहा। इस तरह हम देखते हैं कि दक्षिण में संघर्ष के ढर्रे में धार्मिक आधार पर विभाजन की कोई जगह नहीं थी। राजनीतिक एवं रणनीतिक स्वार्थ तथा व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण संघर्ष के अधिक महत्वपूर्ण कारण होते थे। दूसरे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों के आपसी संघर्ष एक दूसरे से पूरी तरह अलग रहकर कभी नहीं लड़े गए। पश्चिम में मालवा और गुजरात दक्कन के मामलों में खिंच गए। पूरब में उड़ीसा बंगाल के साथ संघर्षरत रहा तथा व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध कोरोमंडल तट पर भी लालच की दृष्टि डाल रहा था। पूरब में उड़ीसा बंगाल के साथ संघर्षरत था तथा व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध कोरोमंडल तट पर भी लालच की दृष्टि डाल रहा था। 1450 के बाद उड़ीसा के शासकों ने दक्षिण भारत में दूर तक धावे बोले। उनकी सेनाएं मदुरै तक जा पहुंची तथा उड़ीसा की सीमा कृष्णा नदी तक चली गई। उनकी गतिविधियों ने विजयनगर साम्राज्य को और कमज़ोर कर डाला, जो देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद अंदरूनी टकराव के दौर से गुजर रहा था। महमूद गावा ने बहुत से आंतरिक सुधार किए। उसने साम्राज्य को 8 प्रांतों तरफों में बांट दिया। हर तरफ का शासक एक तरफदार चलाता था। हर अमीर के वेतन और दायित्व तय किए गए। 500 घोड़े का एक दस्ता रखने के लिए एक अमीर को 1 लाख हूड़ प्रतिवर्ष का वेतन मिलता था। वेतन नकद या जागीर के रूप में दिया जा सकता था। जिनको जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था, उन्हें मालगुजारी की वसूली के लिए भत्ते भी दिए जाते थे। हर प्रांत यानी तरफ में सुल्तान के खर्च के लिए भूभाग यानी खालिसा अलग रखा गया था। भूमि को मापने यानी पैमाइश के तथा हर किसान के लिए राज्य को देय राशि तय करने का प्रयत्न किया गया। भूमि को मापने, पैमाइश के तथा हर किसान के लिए राज्य को देय राशि तय करने का प्रयत्न किया गया। महमूद गावा कला का महान संरक्षक था।
उसने राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसा बनवाया। रंगीन खपरेलों से सुसज्जित एक इमारत 3 मंजिल ऊंची थी तथा इसमें 1000 अध्यापक और छात्र रह सकते थे। उनको मुफ्त भोजन और वस्त्र भी दिया जाता था। इस काल के सबसे प्रसिद्ध कुछ विद्वान ईरान और इराक से इस मदरसे में महमूद गावा की प्रेरणा से आए थे। अमीरों यानी कुलीनों का आपसी टकराव बहमनी साम्राज्य के सामने मौजूद सबसे दुरूह समस्याओं में से एक था। ये अमीर पुराने और नए में या दक्कनी और विदेशी, आफाकी या गरीब में विभाजित थे। एक नवांगतुक के रूप में महमूद गामा को दक्कनियों का भरोसा जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़े। हालांकि उसने मेल मिलाप की व्यापक नीति अपनाई, पर दरबार में गुटों की लड़ाई बंद नहीं हुई। उसके विरोधी नौजवान सुल्तान के कान भरने में कामयाब रहे और उसने 1482 में गावा को मरवा डाला। उस समय महमूद गावा 70 साल का था। गुटों का टकराव अब और भी तीखा हो गया। विभिन्न तरफदार स्वतंत्र हो गए। जल्द ही बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बंट गया: गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर। इनमें से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों ने 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य में शामिल किए जाने तक दक्कन की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाई। बहमनी साम्राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम किया। इस तरह विकसित होने वाली संस्कृति की अपनी विशेषताएं थीं, जो उत्तर भारतीय संस्कृति से अलग थीं। उत्तराधिकारी राज्यों ने इन सांस्कृतिक परंपराओं को जारी रखा और उन्होंने इस काल में मुगल संस्कृति के विकास को भी प्रभावित किया। विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। जैसा कि कहा गया है, देवराज द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी के बाद विजयनगर साम्राज्य में अफरा तफरी रही। चूँकि विजयनगर में ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार का नियम स्थापित नहीं हुआ था, अतः गद्दी के विभिन्न दावेदारों के बीच गृह युद्धों का एक सिलसिला चल पड़ा। इस प्रक्रिया में अनेक जागीरदार स्वतंत्र हो गए, मंत्रीगण बहुत शक्तिशाली हो गए और जनता को काफ़ी कष्ट पहुंचाते हुए उनसे जबरन उपहार और भारी कर वसूल करने लगे। राय की सत्ता कर्नाटक तक और पश्चिम आंध्र के कुछ भागों तक सिमट कर रह गई। शासक गण मौज मस्ती में खोए थे और राज्य के मामलों की उपेक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद मंत्री सालुआ ने गद्दी हड़प ली। इस तरह पहले वाला राजवंश समाप्त हो गया। सालुआ ने कानून और व्यवस्था को बहाल किया और एक नए राजवंश की स्थापना की। जल्द ही इस राजवंश का भी अंत हो गया। अंततः कृष्णदेव ने एक नया राजवंश, जिसे तुलुवा राजवंश कहते थे, का आरंभ किया। अंततः कृष्णदेव ने एक नए राजवंश, जिसे तुलुवा राजवंश कहते थे, का आरंभ किया। कृष्णदेव राय 1509 से 1530 इस राजवंश का सबसे महान व्यक्ति था। कुछ इतिहासकार उसे विजयनगर के सभी शासकों में सबसे महान मानते हैं। कृष्णदेव राय को न सिर्फ कानून और व्यवस्था को बहाल करना पड़ा, बल्कि विजयनगर के पुराने विरोधियों से भी निपटना पड़ा, अर्थात बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों से और उड़ीसा राज्य से, जिसने विजयनगर के अनेक इलाके हड़प लिए थे। साथ ही इसे पुर्तगालियों का सामना भी करना पड़ा, जिनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। वे आर्थिक और राजनीतिक रियायतें पाने के लिए समुद्र पर अपने नियंत्रण का उपयोग तटीय क्षेत्रों में विजयनगर के छोटे छोटे अधीन राज्यों को डराने धमकाने के लिए कर रहे थे। उन्होंने बीजापुर से गोवा वापस पाने में राय की सहायता का वचन देकर और उसे घोड़ों की आपूर्ति का एकाधिकार देकर उसको तटस्थ रखने का प्रयास भी किया था। 7 वर्षों तक चले युद्धों की एक श्रृंखला में कृष्णदेव राय ने पहले उड़ीसा के शासक को कृष्णा नदी के सभी क्षेत्र विजयनगर को वापस सौंपने पर मजबूर कर दिया। इस तरह स्वयं को मजबूत बनाकर उसने तुंगभद्रा के दोआब पर नियंत्रण का पुराना संघर्ष फिर से आरंभ कर दिया। कृष्णदेव राय ने टकराव के लिए भारी तैयारियां की। उसने रायचूर और मुदकल को रौंद कर दुश्मनी का आरंभ किया। इसके बाद हुई लड़ाई में बीजापुर का शासक 1570 ईस्वी में पूरी तरह हारा। उसे कृष्णा नदी के पार धकेल दिया गया और वह मुश्किल से जान बचाकर भागा। पश्चिम में विजयनगर की सेनाएं बेलगाम तक जा पहुंची। उन्होंने बीजापुर पर कब्जा करके अनेक दिनों तक उसे लूटा और संधि होने से पहले गुलबर्गा को नष्ट कर दिया। इस तरह कृष्णदेव
के काल में विजयनगर दक्षिण की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनकर उभरा, लेकिन पुरानी शत्रुताओं को फिर से उभारने की उत्सुकता में दक्षिणी शक्तियों ने पुर्तगालियों के उदय से अपने लिए और अपने व्यापार के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों की अधिकतर उपेक्षा की। लेकिन पुरानी शत्रुताओं को फिर से उभारने की उत्सुकता में दक्षिण शक्तियों ने पुर्तगालियों के उदय से अपने लिए और अपने व्यापार के लिए उत्पन्न हो रहे खतरों की अधिकतर उपेक्षा की। चोल और विजयनगर के कुछ आरंभिक शासकों के विपरीत कृष्णदेवराय ने लगता है नौसेना के विकास पर कम ही ध्यान दिया। इस काल में विजयनगर की दशा का बहुत से विदेशी यात्रियों ने वर्णन किया है। इटली के पेस ने, जिसने कृष्णदेव के दरबार में अनेक वर्ष गुजारे थे, उसके व्यक्तित्व का प्रशंसापूर्ण वर्णन किया, लेकिन वह यह भी कहता है वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति है, पर एकाएक क्रोध के दौर का शिकार होता जाता है। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था तथा उसके कल्याण के प्रति उसकी फिक्र किस्से कहानियों का विषय बन चुकी है। उसने तुंगभद्रा के दुआब से तमाम नायकों को बाहर करके और उसे प्रत्यक्ष प्रशासन में लाकर एक अधिक केंद्रीकृत प्रशासन खड़ा करने का प्रयास किया था। कृष्णदेव एक महान निर्माता भी था। उसने विजयनगर के पास एक नया नगर बसाया और विशाल तालाब खुदवाए, जिनका प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता था। वह तेलुगु और संस्कृत का विद्वान था। उसकी अनेक रचनाओं में तेलुगु में राज्य व्यवस्था पर एक ग्रंथ और संस्कृत में एक नाटक ही आज उपलब्ध है। उसके शासन में तेलुगु साहित्य का एक नया युग आरंभ हुआ, जब संस्कृत रचनाओं की नकल की जगह स्वतंत्र रचनाओं ने ले ली। उसने तेलुगु, कन्नड़ और तमिल कवियों को एक समान संरक्षण दिया। बारबोसा, पेस और नूनिज जैसे विदेशी यात्रियों ने उसके कुशल प्रशासन तथा उसके काल में साम्राज्य की समृद्धि की चर्चा की है। विजयनगर के शासकों को हिंदू धर्म का महान संरक्षक माना जाता है। उनकी देखरेख में बड़ी संख्या में मंदिर, विद्यालय और मठ बनवाए गए। इस काल में मंदिरों के ढांचे और गठन में काफ़ी विस्तार आया। खंभों वाले पंडाल, मंडप और दूसरे गौड़ ढांचे जोड़कर पुराने मंदिरों के आकार को फैलाया गया। कृष्णदेव के साम्राज्य में जो व्यापक सहिष्णुता पाई जाती थी, उसके बारे में बारबोसा कहता है, राजा इतनी स्वतंत्रता देता है कि चाहे ईसाई हों या यहूदी, हबसी हों या विधर्मी, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता है और अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। उसे इसके लिए किसी प्रकार की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ती और न उसके बारे में यह जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाती है। बारबोसा ने कृष्णदेवराय के साम्राज्य में व्याप्त न्याय और समता के लिए उसकी प्रशंसा भी की है। 1530 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद उसके संबंधियों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल पड़ा, क्योंकि उसके सभी बेटे अवयस्क थे। अंततः 1543 में सदाशिव राय गद्दी पर बैठा और 1567 तक उसने शासन किया। लेकिन वास्तविक शक्ति एक त्रिमूर्ति के हाथों में थी, जिसमें अग्रणी व्यक्ति राम राजा था। राम राजा विभिन्न मुस्लिम शक्तियों को एक दूसरे से लड़ाने में सफल रहा। उसने पुर्तगालियों से एक व्यापारिक संधि की, जिसके अनुसार बीजापुर के शासकों को घोड़ों की आपूर्ति रोक दी गई। युद्धों की एक श्रृंखला में उसने बीजापुर के शासक को पूरी तरह हराया तथा गोलकुंडा और अहमदनगर को भी अपमानजनक मातें दी। लगता है कि इन तीन शक्तियों के बीच विजयनगर के अनुकूल एक शक्ति संतुलन बनाए रखने से अधिक राम राजा का कोई उद्देश्य भी नहीं था। आखिर उन्होंने एक होकर 1565 में तालीकोटा के पास बन्नीहट्टी में विजयनगर को एक करारी शिकस्त दी। इसे तालीकोटा की लड़ाई या राक्षस तंगड़ी की लड़ाई भी कहते हैं। राम राजा घिर गया, कैद कर लिया गया और तुरंत मार डाला गया। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान 1 लाख हिंदू मारे गए। विजयनगर को पूरी तरह लूट कर खंडहर बना दिया गया। बन्नीहट्टी की लड़ाई को सामान्यतः विजयनगर के महायुग का अंत माना जाता है। यूँ तो यह भी राज्य जैसे तैसे लगभग 100 वर्षों तक घिसटता रहा, पर उसका क्षेत्र लगातार घटता गया। दक्षिण भारत के राजनीतिक मामलों में राय अब किसी गिनती में नहीं रहा। विजयनगर के शासकों में
विजयनगर के शासकों में राजत्व की धारणा बहुत ऊंची थी। राज्य व्यवस्था पर अपनी पुस्तक में कृष्णदेव राय राजा को सलाह देता है कि जो कुछ तुम देखो या सुनो उसे उपेक्षित किए बिना बहुत सावधानी के साथ और अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हें सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों को दंड देने के काम पर ध्यान देना चाहिए। उसने राजा को अपनी प्रजा से हल्का कर वसूल करने की सलाह दी है। विजयनगर साम्राज्य में राजा को सलाह एक मंत्रिपरिषद देती थी जिसमें साम्राज्य के बड़े कुलीन शामिल होते थे। साम्राज्य को राज्यों या मंडलम यानी प्रांतों में बांटा गया। उसके नीचे नाडु यानी जिले उस तथा स्थल यानी उपजिले और ग्राम यानी गांव होते थे। ग्रामीण स्वशासन की चोल परंपराएं विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी कमज़ोर हुई। पुश्तैनी नायक पद के विकास ने उनकी स्वतंत्रता और पहल को सीमित किया। आरंभ में राजकुमार प्रांतों के अधिपति होते थे। बाद में अधीनस्थ शासक परिवारों के सदस्यों और कुलीनों को प्रांतपति बनाया जाने लगा। इन प्रांतपतियों को काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी। वे अपने दरबार लगाते, अपने अधिकारी नियुक्त करते तथा सेनाएं रखते थे। उन्हें अपने सिक्के जारी करने की अनुमति थी, हालांकि ये छोटे मूल्यों के ही होते थे। एक प्रांतपति का कोई नियमित कार्यकाल नहीं होता था। उसका कार्यकाल उसकी योग्यता और शक्ति पर निर्भर होता था। प्रांतपति को नए कर लगाने और पुराने कर समाप्त करने का अधिकार था। हर प्रांतपति केंद्र सरकार को सैनिकों और धन के रूप में एक निश्चित योगदान देता था। अनुमान लगाया गया है कि जहां साम्राज्य की आय 12 करोड़ पराडो थी, 1 करोड़ 20 लाख पराडो थी, 12 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 20 लाख पराडो थी, वहीं केंद्र सरकार को उसका आधा भाग ही मिलता था। विजयनगर साम्राज्य में ऐसे अनेक क्षेत्र थे जो अधीन शासकों के अंतर्गत थे, अर्थात जो युद्धों में हारे पर उनके राज्य उन्हें वापस कर दिए गए। केंद्र प्रशासित एक बहुत बड़े क्षेत्र में राजा सैन्य सरदारों को निश्चित राजस्व वाले आमरम यानी क्षेत्र देता था। ये सरदार पल्लायागर यानी पालेगार या नायक कहलाते थे। उन्हें राज्य की सेवा के लिए निश्चित संख्या में पियादे सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। नायकों या पालेगारों को केंद्रीय कोष में एक निश्चित राशि भी जमा करनी पड़ती थी। ये बहुत शक्तिशाली लोग थे और कभी कभी सरकार के लिए उनको नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता था। विजयनगर साम्राज्य की इन अंदरूनी कमजोरियों का भी बन्नी हट्टी के युद्ध में उनकी हार और बाद में उनके विघटन में काफ़ी हाथ रहा था। उसके बाद अनेक नायक तो स्वतंत्र ही हो गए, और जैसे तंजावुर और मदुरई के नायक। विजयनगर साम्राज्य में किसानों की आर्थिक दशा पर इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि अधिकांश यात्रियों को ग्रामीण जीवन का बहुत कम ज्ञान था और इसलिए वे बहुत चलताऊ ढंग से उसके बारे में बातें करते थे। सामान्यतः ऐसा माना जा सकता है कि जनता का आर्थिक जीवन कमोबेश अपरिवर्तित रहा। उनके घर अधिकतर फूस के और छोटे दरवाज़ों वाले होते थे। आमतौर पर वे नंगे पैर चलते और कमर के ऊपर शायद ही कुछ पहनते थे। उच्च वर्गों के लोग कभी कभी कीमती जूते पहनते और सरों पर रेशमी पगड़ियाँ बांधते थे, पर कमर के ऊपर अपने आप को नहीं ढकते थे। जनता के सभी वर्ग आभूषणों के शौकीन थे और उन्हें अपने कानों, अपने गालों और अपनी बाहों आदि में पहनते थे। किसानों को फसल का कितना भाग देना पड़ता था इसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञान है। हाँ, एक अभिलेख के अनुसार करों की दरें इस प्रकार थी। जाड़ों में कुरुवई एक प्रकार के धान की फसल का 1/3, चावल की फसल का 1/3, तिल, रागी, चना आदि का 1/4 और असिंचित भूमि पर उपजे ज्वार, बाजरे और दूसरी फसलों का 1/6 भाग। इस तरह फसल के प्रकार, मिट्टी, सिंचाई की विधि आदि के अनुसार दर अलग अलग थी। भूकर के अलावा दूसरे बहुत से कर भी थे, जैसे संपत्ति कर, फसल की बिक्री कर, व्यवसाय कर यानी आपातकाल में सेना के लिए योगदान,
विवाह कर आदि 16वीं सदी का यात्री निकितिन कहता है, धरती लोगों से भरी पड़ी थी। धरती लोगों से भरी पड़ी है, पर गांवों के लोग बहुत बदहाल हैं, जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध हैं और विलासिता का सुख लूटते हैं। विजयनगर साम्राज्य में नगरीय जीवन का विकास हुआ और व्यापार फला फूला। नगर बढ़े और अनेक तो मंदिरों के इर्द गिर्द बढ़े। मंदिर बहुत बड़े बड़े थे और उन्हें यात्रियों को प्रसाद बांटने, प्रभु का भोग, पुजारियों आदि के लिए खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी। ये मंदिर समृद्ध थे और आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार में भी भाग लेते थे। विजयनगर शासन में नगरों की अच्छी खासी वृद्धि हुई और नगरीकरण हुआ। अनेक इतिहासकार इसी अर्थ में विजयनगर साम्राज्य के काल को पुरानी से नई अर्थव्यवस्था में संक्रमण का काल मानते हैं।